नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात आसाम का ओपिनियन पोल नहीं, एग्जिट पोल नहीं, आसाम का एग्जैक्ट पोल। आसाम के मुद्दे, आसाम में हेमंता कैसे बिगर देन लाइफ एक कैसी इमेज बना चुके हैं। आज सिलसिलेवार सीट बाय सीट, हर सीट पर कौन कितना जीत रहा है, कौन कितना हार रहा है, क्योंकि बंगाल का एग्जैक्ट पोल मैंने किया, आपने उसको बहुत प्यार दिया। बंगाल के एग्जिट पोल पर आपने अपनी बातें कही, अपनी चीजें समझाई, ये बहुत बहुत बेहतरीन था, बहुत बढ़िया था। लेकिन लोग लगातार कमेंट बॉक्स में बात कर रहे थे कि आप आसाम का एग्जैक्ट पोल कीजिए, आसाम में क्या कुछ हो रहा है, आसाम में कौन जीतेगा, कितनी सीटें लाएगा, आसाम क्या कुछ कह रहा है और क्या हेमंता वर्सेस गोगोई महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आज सीट बाय सीट एग्जैक्ट पोल आसाम का लेकर हाजिर हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज लाइव 87 जो यूट्यूब पे है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, कृपया आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब करें। बहरहाल चलिए सिलसिलेवार में बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक हेमंता को लेकर एक बात बता दूं मैं कि हेमंता जिस तरीके से पवन खेड़ा का पेड़ा बना रहे हो और हेमंता ने जिस तरीके से कहा कि पवन खेड़ा को तो मैं पीलूंगा, और उसके बाद पवन खेड़ा पूरे देश में भांति भांति जगह बिलबिलाए फिर रहे हैं, हैदराबाद बेंगलुरु फिर रहे हैं। आपको पता है पवन खेड़ा ने किस तरीके से गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनर्गल आरोप लगाए हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी पर। फिर वो कैसे गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली भागते हैं और जब तक केस दर्ज होता है वो दिल्ली पहुंच गए होते हैं, और जब उनको पता है कि ये अब आसाम पुलिस दिल्ली पहुंचेगी और उनको पकड़ेगी तो दिल्ली से उड़ते हैं और वो जाकर हैदराबाद भाग जाते हैं। अब हैदराबाद भी उनको पकड़ने के लिए आसाम पुलिस जा रही है और उन्होंने अपना फजीहत तो कराया, लेकिन कांग्रेस का भी फजीहत कराया। अब आपके स्क्रीन के सामने मैं कुछ चीजें दे रहा हूं, जरा इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, मैं आसाम को मैंने 3 हिस्सों में बांटा, वो आपके सामने है। देखिए, एक अपर आसाम है जहां पर अब 35 सीट्स है और यहाँ पर बीजेपी, ये बीजेपी का बहुत महत्वपूर्ण और जो बहुत मजबूत गढ़ है। बीजेपी ने पिछली बार इसमें से 28 से 30 सीटें जीते थी और बहुत बेहतर किया था, यानी कि गठबंधन की अगर मैं बात करूं। उसके बाद है सेंट्रल आसाम, जहां 41 सीट्स हैं। यहाँ पर बोडोलैंड और क्षेत्रीय दलों का असर है, और खास तौर से ये जो बोडोलैंड है, इस बोडोलैंड में आपको पता है कि बीजेपी के समर्थित यानी कि एनडीए के समर्थित पार्टी जो हैं वो बहुत बड़ा खेल कर रही हैं और वो इसमें बहुत सारी चीजें एक तरीके से जोड़ती हैं। तो ये कुल मिलाकर आपको पता चल गया अपर असम, सेंट्रल असम और लोअर असम। अगर असम को 3 हिस्सों में अगर आप बांटें, जब भी आप आसाम जाते हैं तो आसाम को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो और आसाम की चीजें समझ सकते हैं कि अपर आसाम, लोअर और सेंट्रल आसाम वो किस तरीके से काम करता है। दूसरा एक बड़ा आंकड़ा देखते हैं जरा, फिर आगे की बात करते हैं। जरा आंकड़ा इसे देखते हैं। देखिए, परिसीमन बदला है और आसाम का पूरा गेम चेंज हुआ है और आसाम में आपको पता है कि इस बार डिलिमिटाइजेशन के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है, एसआईआर हो चुका है। और आपको पता है किस तरीके से सिलसिलेवार बीजेपी ने एक बहुत बड़ी ताकत लगाकर, या फिर कहा जाए कि किस तरीके से बीजेपी ने आसाम में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, आप समझिए कि एक तरीके से कहा जाए कि अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी और केवल स्टैब्लिश ही नहीं किया। आप देखिए कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें जो लोअर आसाम में थी, मुस्लिम बाहुल्य सीटें तकरीबन 29 थी और वो अब गिरकर 22 हो गई है। और हेमंता परिसीमन के बाद उसको जीतने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर तमाम स्ट्रेटेजी बीजेपी बना रही है। आपके सामने है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें 29 थी और अब 22 हो गई हैं। एसटी सीटें बढ़ी हैं, एससी एसटी सीटें बढ़ी हैं और कोई सीटें की सीमाएं बदली हैं। यानी कि न केवल ये परिसीमन ने मुस्लिम जो 27 को 22 किया है, बल्कि एक और चीज महत्वपूर्ण है। दरअसल जब एक कॉन्स्टिट्यूंसी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 2.5 लाख मुस्लिम या 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, और एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 12,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, तो एक जगह वो डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी वो डिसाइड करता है कि एक जगह वो कितना निकाल सकता है या किसी को हराने और जिताने के लिए कितना कुछ कर सकता है।
तो परसिमन ने क्या किया कि अब जो परसिमन हुआ तो विधानसभा की सीटों का दायरा भी बढ़ा और विधानसभा सीटों का एक मैपिंग भी हुआ। इस मैपिंग से क्या फायदा हुआ कि जहां पर 1,12,000 का जो ये एक तरीके से आंकड़ा था, वो बदल गया है। अब एक जगह 25,000 और 40,000, एक जगह 40,000 और बाकी का है वो तीसरे में मिल गया है। यानी कि बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से बीजेपी ने वहां पर एक तरीके से परिसीमन किया या करवाया, उसका एक बेनिफिट मिला। तीसरा देखिए बीजेपी के पास क्या है दरअसल, और आपको पता है किस तरीके से वहां पर 40,000 से ज्यादा जो चाय बागान मजदूर हैं उनको जमीनें आवंटित की गई। और ये चाय बागान मजदूर वो थे जो जिनको अंग्रेज लेकर आए थे और अंग्रेजों ने कहा था कि साहब यहाँ रहिए और यहाँ पर चाय उगाइए, और लेकिन उनको जमीनें नहीं दी गई थी। लेकिन इस सरकार ने, हेमंता की सरकार ने चाय बागान मजदूरों का को जमीनें आवंटित की और उनको जहां पर वो चाय बागान भी था वो भी आवंटित किया बड़े पैमाने पर, उसको एक बड़ा चंक मिला है। और बीजेपी के लिए बेहतर क्या है, बीजेपी की महिला वोटर हैं, महिला वोट उसके साथ है और चाय बागान मजदूर बीजेपी के साथ है, प्लस और बड़े पैमाने पर है। आपने नरेंद्र मोदी का एक वीडियो देखा होगा जिसपे नरेंद्र मोदी जाकर आसाम में वोट चाय बागान मजदूरों से मिलते हैं, उन महिलाओं से मिलते हैं कि जो चाय बागान में काम करते हैं और कैसे उनसे बातचीत करते हैं, कैसे वहां चाय पीते हैं, कैसे उनसे दो चार होते हैं। और वो वीडियो बड़ा हुआ, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ा हुआ, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से उसको एआई जनरेटेड करके भी दिखाया गया। वो बात अलग है कि बाद में वो बोकस निकला। लेकिन जरा इस आंकड़े को फिर से देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए कि चाय महिला वोट प्लस चाय बागान मजदूर बीजेपी की मजबूत कर है। गठबंधन कांग्रेस के लिए क्या, गठबंधन और अल्पसंख्यक वोट, कांग्रेस के लिए केवल अल्पसंख्यक वोट है और ये 36 सीटों पर 36 सीट यहाँ पर जो महिला वोटर हैं और चाय बागान मजदूर वहां पर डोमिनेट करते हैं। और यहाँ पर आप बीजेपी को अच्छा करते हुए देखेंगे। यूथ वोट, इस बार कैंडिडेट बेस्ड वोटिंग होने वाली है और यूथ जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी मामा से जुड़ा होगा। आपको पता है कि हेमंता का चुनाव प्रचार या हेमंता का वोट मांगने का एक अलग तरीका है। वो आसाम के मामा है, 6 बार के विधायक हैं, एक बार की बात नहीं, 6 बार के विधायक है, आसाम के मामा हैं। और वो अपनी रैलियों में नाचते हुए वोट मांगते हैं, गाते हुए वोट मांगते हैं, गाने चल रहे होते हैं उसमें वो झूम झूम के वोट मांगते हैं। महिलाएं और युवा उनको आई लव यू मामा कहते हैं, वो पलट के कहते हैं आई लव यू टू। और वो किस तरीके से लोगों के बीच घुस जाते हैं, लोगों से गमछा ले लेते हैं, लोगों से बात करने लगते हैं, लोग उनको कोल्ड ड्रिंक देते हैं तो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें आसाम में, यानी कि जो एक फेस हेमंता का बना है उसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। अब समझिए कि सत्ता की चाबी किसके पास है, लोअर आसाम किंग मेकर होता है। 50 सीटों वाला यह इलाका सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखता है, जिसमें धुबरी, बारपेटा, गोलपाड़ा, यहाँ मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है। लेकिन धुबरी में आपको पता है कि कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन अलग चल रहा है। और वो जो इत्र व्यापारी हैं साहब, जो इस बार हार गए थे कांग्रेस के ही वोटर्स, कांग्रेस के उससे, उसका भी अच्छा है। तो गोलपाड़ा में तो गोलपाड़ा, धुबरी और बारपेटा में तो मुस्लिम वोट बहुत बड़े पैमाने पर है और मुस्लिम ही डिसाइड करते हैं कि वहां क्या जीतेंगे। लेकिन परिसीमन के बाद वहां पर भी खेल हो गया है। चलिए अब मैं सबसे लास्ट वाले आंकड़े पर जा रहा हूं, जरा उसको देखिए। अपर असम में 35 सीटें हैं। मेरा अनुमान ये कहता है कि इस 35 सीटों में तकरीबन 30 सीटें अपर असम की बीजेपी जीत रही है, 30 सीटें। और बीजेपी एनडीए को मान लिया जाए तो तकरीबन 32 सीटें बीजेपी वहां से जीत रही है। अब आता हूं मैं सेंट्रल असम, बोडोलैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ 41 सीट है जिसमें से तकरीबन 36 सीटें बीजेपी यहां पर निकाल रही है। और तीसरा लोअर असम, यानी कि तकरीबन 50 सीटों वाला, जिसमें मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किसको वोट देंगे और कौन सरकार के सत्ता पे आएगा। लगातार 10 वर्षों से बीजेपी वहीं पर है। लेकिन ये जो लोअर असम है, इस 50 में से महज 35 सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है और 2 उनके सहयोगी दल यानी कि
37 सीटें जो हैं 50 में से वो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी या एनडीए 90 के पास आ रहा है। 90 सीटों पर वो उसकी पकड़ है और 90 सीटों पर वो बेहतर नजर आ रहा है और बेहतर कर रहा है। और बाकी बड़े पैमाने पर जो है एनडीए को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस और जो अजमल हैं वो बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बार भी एग्जिट पोल ये कहता है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल, तो मेरा एग्जैक्ट पोल ये कहता है कि इस बार भी वहां हेमंता आएंगे और हेमंता आएंगे प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। और वो गोल टोपी को तो मियाँ भाई को, मियाँ मुस्लिम को तो वो बहुत बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे। बहरहाल ये मेरा एग्जैक्ट पोल आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और बताइएगा कि क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। दोनों बातें आप बताने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।